हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2022-23 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा 9 गणित त्रैमासिक परीक्षा पेपर प्रश्नांक 1 से लेकर प्रश्नांक 10 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में प्रश्नांक 11 से लेकर प्रश्नांक 23 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और सभी प्रश्नों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। तो यहाँ पर प्रश्नांक 11 है जो कि 2 अंक में पूछा गया है इस प्रकार से कि एक लाइब्रेरी है, अर्थात जो पुस्तकालय है उस पुस्तकालय में कुल 144 अलमारियाँ हैं। यदि एक अलमारी में 12 किताबें रखी जाएं तो सभी अलमारियों में कुल कितनी किताबें रखी जाएंगी। इसके अथवा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर आपको लिख लेना है। तो एक लाइब्रेरी में कुल कितनी अलमारियाँ हैं? 144 अलमारियाँ हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लाइब्रेरी में कुल कितनी अलमारियाँ हैं? 144 अलमारियाँ हैं। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है आपको इस प्रकार से लिख लेना है ताकि आपको 2 में से 2 अंक मिलें। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर कुल 144 अलमारियाँ हैं और क्वेश्चन में बताया गया यदि एक अलमारी में 12 किताबें रखी जाएं। चूँकि क्वेश्चन में बताया गया है कि यदि एक अलमारी में यदि कितनी किताबें रखी जाएं? 12 किताबें रखी जाएं। 12 किताबें रखी जाएं। तो आपको बताना है कि सभी अलमारियों में कुल कितनी किताबें रखी जाएंगी। चूँकि यहाँ पर 144 अलमारियाँ हैं और एक अलमारी में 12 किताबें रखी जाएँ तो सभी अलमारियों में यानी कि 144 अलमारियों में कुल कितनी किताबें रखी जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, यदि हमें कुल कितनी किताबें रखी जाएंगी यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि कुल कितनी किताबें रखी जाएंगी। तो यहाँ पर चूँकि बताया गया है कि एक अलमारी में 12 किताबें रखी जाती हैं और कुल अलमारी कितनी है? 144 हैं। तो यदि हम 12 का गुणा 144 से कर दें तो जितनी किताबें रखी जाएंगी हमें ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 144 का गुणा 12 से करेंगे। तो इस प्रकार से गुणा करना बहुत ही ईजी है। 12 का गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ पर 48 आ जाएंगे। 48 के यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। हासिल 4 आ जाएंगे। फिर 12 का गुणा 4 से करेंगे 48 और 4 कितने हो जाएंगे? 52 आ जाएंगे। 52 के यहाँ पर 2 आ जाएंगे। हासिल 5 आ जाएंगे। और 12 का गुणा 1 से करेंगे तो 12 कम 12 और हासिल कितनी आ जाएंगे? 5। तो 12 और 5 17 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कुल कितनी किताबें रखी जा सकती हैं? 1728 1728 किताबें रखी जा सकती हैं। आप लास्ट में लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिखा आता है सभी अलमारियों में कितनी किताबें रखी जा सकती हैं? 1728 किताबें रखी जा सकती हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चूँकि क्वेश्चन में बताया गया था कि 144 अलमारियाँ हैं और एक अलमारी में 12 किताबें रखी जा सकती हैं। तो 144 अलमारियों में कुल कितनी किताबें रखी जा सकती हैं आपको गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1728 किताबें रखी जा सकती हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि संख्या 7911 में एक संख्या जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 9351 प्राप्त होता है। तो वह कौन सी संख्या? तो वो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर देना। अर्थात 9351 में से यदि हम इस संख्या को माइनस कर दें, इस संख्या को हम यदि घटा दें तो वह संख्या प्राप्त हो जाएगी जो हम इसमें जोड़ेंगे। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसके जो अथवा का क्वेश्चन है यहाँ पर हम नीचे कर रहे हैं सॉल्व। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो इसमें जो बड़ी संख्या 9351 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9351। अब यहाँ पर छोटी संख्या 7911 है तो इसको हम घटाएंगे 7911 को।
अब घटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 5 में से 1 को घटाएंगे 4 आ जाएगा, 3 में से 9 नहीं घटेंगे तो 3 के 13 हो जाएंगे, 13 में से 9 को घटाएंगे 4 आ जाएंगे, यहाँ पर 8 बचेंगे, 8 में से 7 को घटाएंगे 1 बचेंगे। तो इस प्रकार से वह संख्या क्या आ जाएगी 1440। तो यदि हम 7911 में 1440 को जोड़ें तो इतना प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लास्ट में लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा अतः संख्या 7911 में 1440 जोड़ने पर कितना प्राप्त हो जाएगा 9351 प्राप्त हो जाएगा। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएं कि इसमें क्या जोड़ें कि इतना प्राप्त हो जाए, तो आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर देना है। तो इस प्रकार से वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यह भी 2 अंक में पूछा गया है कि दी गई आकृति में 1/4 भाग को छायांकित कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन 2 अंक में आपसे 100% पूछा जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से आकृति दी गई है, तो यहाँ पर हमें 1/4 भाग को छायांकित करना है। तो कुल भाग नीचे होते, यहाँ पर कुल भाग नीचे कितने हैं 4 हैं। इसमें आप देख सकते हैं 4 भाग हैं, जिसमें से जो ऊपर वाली संख्या होती है, ऊपर वाला भाग छायांकित भाग को दर्शाता है। तो यहाँ पर 1 भाग को छायांकित करना है। 4 भाग में से हमें केवल 1 भाग को छायांकित करना है। तो 1 भाग आप कोई भी छायांकित कर सकते हैं और आपको पेंसिल से छायांकित करना है। इस प्रकार से जैसे हम यदि इस भाग को छायांकित कर दें तो इस प्रकार से 1/4 भाग क्या हो जाएगा छायांकित हो जाएगा। इसके बाद इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस प्रकार से पूछा गया है कि रवि के पास 6 रिबन हैं। यदि प्रत्येक रिबन की लंबाई 4 मीटर है तो रवि के पास कुल कितने मीटर रिबन है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर आपको लिख लेना है हल। रवि के पास कितने रिबन हैं 6 रिबन है। तो हमने लिखा दिया है रवि के पास 6 रिबन हैं। कितने रिबन हैं 6 रिबन हैं। और यहाँ पर हमें बताना है कि रवि के पास कुल कितने मीटर रिबन है और प्रत्येक रिबन की लंबाई कितनी दी गई है 4 मीटर दी गई है। तो सबसे पहले हमने लिखा रवि के पास कितने रिबन है 6 रिबन है और प्रत्येक रिबन यानी कि हर एक रिबन की लंबाई कितनी दी गई है 4 मीटर दी गई है। चूँकि यहाँ पर हम लिखेंगे और यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्येक रिबन की लंबाई कितनी है 4 मीटर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रत्येक रिबन की लंबाई कितनी है 4 मीटर है और कुल कितने रिबन दिए गए हैं 6 रिबन दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कुल कितने मीटर रिबन है। तो आप बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है 6 का गुणा हम 4 में करेंगे, क्योंकि रवि के पास 6 रिबन है और प्रत्येक रिबन की लंबाई 4 मीटर है। तो यदि हम 6 का गुणा 4 से कर दें तो यहाँ पर रवि के पास कुल कितने मीटर रिबन है इस प्रकार से ज्ञात हो जाएगा। तो 6 का गुणा 4 से करेंगे 24 मीटर रिबन है। तो इस प्रकार से आप लास्ट में लिख भी सकते हैं अतः रवि के पास कुल जो है 24 मीटर रिबन है। इस प्रकार से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अतः हमने लिखा कि रवि के पास जो है 24 मीटर रिबन है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 13 है। यदि 6 पेन की कीमत कितनी है 48 रुपये है तो 1 पेन की कीमत कितनी होगी। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि हल दिया है 6 पेन की कीमत कितनी दी गई है 48 रुपये दी गई है। तो 1 पेन की कीमत हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे 48/6 लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया कि 6 पेन की कीमत 48 है। तो 1 पेन की कीमत कितनी होगी 48/6। यदि हम 6 से इसको कैंसिल आउट करें, 6 से यदि हम भाग करें, इसको डिवाइड करें तो कितने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से 1 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी और 6 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी 48 हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः 1 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी 8 रुपये हो जाएगी। अतः 1 पेन की कीमत 8 रुपये हो जाएगी। इस प्रकार से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके अथवा का जो क्वेश्चन है कि जो अंश यहाँ पर नाम दिया गया कि अंश को जो है टेस्ट में 12 अंक प्राप्त हुए और कविता को 24 अंक प्राप्त हुए, तो बताओ अंश को कविता से कितने कम अंक प्राप्त हुए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कविता के अंक में से आपको अंश के अंक को घटा देना है, 24 में से आपको 12 को माइनस कर देना है, तो कितने बचेंगे 12। तो इस प्रकार से
अंश को जो है कविता से 12 अंक कम प्राप्त हुए। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख लेना है। यहाँ पर हमने लिखा हल दिया है, अंश को टेस्ट में कितने अंक मिले, यानी कि प्राप्त हुए 12 अंक प्राप्त हुए और कविता को 24 अंक प्राप्त हुए। अब हमें बताना है कि अंश को जो है कविता से कितने कम अंक प्राप्त हुए। तो यदि हम 24 में से 12 को माइनस करते हैं, कविता के अंक में से यदि हम अंश के अंक को माइनस कर दें तो इस प्रकार से 24 में से 12 को घटाएंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए 24 ऋण 12 बराबर कितने आ जाएंगे, घटाएंगे तो 12 अंक आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लास्ट में लिख भी सकते हैं। अतः अंश को कविता से 12 कम अंक प्राप्त हुए। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा अतः अंश को जो है कविता से जो है 12 कम अंक प्राप्त हुए। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। और यदि आप वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों में 90+ अंक लाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल के माध्यम से आपको सभी विषयों की अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से पूछा गया है कि दिए गए बॉक्स में इस प्रकार से आपको छोटा बड़ा का निशान लगाना है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की संख्या तो समान है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 100 है, हर की संख्या समान है। ऊपर की संख्या अंश कहलाती है, नीचे की संख्या हर कहलाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नीचे की संख्या है, हर की संख्या यहाँ पर दोनों जगह समान है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की संख्या यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 46 है। तो 45 और 46 में कौन सी संख्या बड़ी है, 46 बड़ी है। तो हम इसमें से कौन सा चिन्ह लगाएंगे, इस वाले चिन्ह को लगाएंगे। जिस तरफ ये खुला होता है उस तरफ बड़ी संख्या होती है और जिस तरफ ये बंद होता है उस तरफ छोटी संख्या होती है। तो 46 बड़ी है तो हम इसमें इस वाले चिन्ह को लगाएंगे और 45 यहाँ पर छोटी हो जाएगी, इस तरफ बंद है। और जिस तरफ ये मुंह खुला होता है इस तरफ संख्या बड़ी होती है। तो 45/100 छोटी है, किससे छोटी है, 46/100 से। और 46/100 बड़ी है किससे, 45/100 से। तो इस प्रकार से हम इस वाले चिन्ह को लगाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके बाद इसके अथवा का क्वेश्चन है कि 4567 में 5 और 7 के स्थानीय मान लिखिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है 5 का स्थानीय मान, तो सबसे पहले आपको 5 लिखना है और 5 के बाद जितने अंक हैं उतने आपको 0 लिख देना है। तो इस प्रकार से 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। और 7 का स्थानीय मान 7 होगा, क्योंकि 7 यहाँ पर इकाई के अंक पर है और इकाई के अंक पर कोई भी संख्या होता है तो उसका स्थानीय मान वही की वही संख्या होती है। तो यहाँ पर हमने लिखा 5 का स्थानीय मान। तो सबसे पहले हम 5 को लिखेंगे, जो भी संख्या है उस संख्या को आपको लिखना है। अब 5 के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अंक हैं, 1 और 1 2 अंक हैं। तो कितने 0 लगाएंगे, 2 0 लगाएंगे। तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 500 होगा। इसके बाद 7 देख सकते हैं, 7 का स्थानीय मान, जब भी इकाई में संख्या होती है तो इकाई की संख्या का स्थानीय मान वही की वही संख्या होती है। तो 7 का स्थानीय मान कितना होगा, 7 होगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से स्थानीय मान निकाल सकते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। सुरभि को 400 रुपये के खुले चाहिए। यदि बदले में सभी 20 रुपये के नोट चाहती है तो उसे कितने नोट मिलेंगे। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर यदि हम 20 का भाग 400 में कर दें तो यहाँ पर हमें आसानी से प्राप्त हो जाएंगे कि कितने नोट मिलेंगे। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिखा कि जो भी क्वेश्चन में दिया गया है कि सुरभि को 400 रुपये के खुले चाहिए, यदि बदले में सभी 20 रुपये के नोट चाहती है तो उसे कितने नोट मिलेंगे 20-20 रुपये के। तो हम क्या करेंगे, 20 का भाग 400 में करेंगे, अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे 400/20 लिखेंगे। इस प्रकार से बटे का अर्थ ही क्या होता है, भाग होता है। तो 20 का भाग हम 400 में करेंगे, या फिर आप इस प्रकार से रफ में भी कर सकते हैं। 20 का भाग आप 400 से करेंगे तो 20 का भाग सबसे पहले 40 में जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएंगे।
यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा इस प्रकार से। तो कितने नोट प्राप्त हो जाएंगे? 20 नोट प्राप्त हो जाएंगे इस प्रकार से। या फिर आप यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 का भाग 40 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो इस प्रकार से उसे कितने नोट मिलेंगे? 20 के 20 नोट मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप लास्ट में लिख भी सकते हैं कि सुरभि को कितने नोट मिलेंगे? 20 नोट मिलेंगे। 20 रुपए के कितने नोट मिलेंगे? 20 नोट मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिखा कि अतः सुरभि को 20 रुपए के कितने नोट मिलेंगे? 20 नोट मिलेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है कि 2, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। यह क्वेश्चन 2 अंक और 3 अंक में भी पूछा गया है, इसलिए आपको अच्छे से समझना है। तो जब भी आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ पर परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 2 संख्याओं के बीच में या 3 संख्याओं के बीच में, तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 लिखा है तो हमने 2 को लिखा। अब हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यदि हम 6 में कितना जोड़ दें? 1 जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। तो 7 का गुणा हम ऊपर भी करेंगे, अर्थात अंश में भी हम 7 का गुणा करेंगे। और इसके बटे कोई भी संख्या नहीं है तो हम इसके बटे 1 लिखेंगे। तो 7 का हम ऊपर नीचे गुणा इसमें करेंगे, और इस संख्या में भी हम अंश बाहर में 7 का गुणा करेंगे, और इसमें भी हम ऊपर नीचे 7 का गुणा करेंगे। यदि मान के चले यदि यहाँ पर 4 परिमेय संख्या पूछी गई होती तो हम 4 में कितना जोड़ते? 1 जोड़ते, तो 5 का हम ऊपर नीचे गुणा करते। लेकिन क्वेश्चन में 6 परिमेय संख्या पूछी गई हैं तो 6 में यदि हम 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने 2 को लिखा, 2 के बटे कोई भी संख्या नहीं है तो बटे में 1 माना जाता है। तो 7 का हम अंश व हर में गुणा करेंगे इस प्रकार से। अब गुणा करेंगे तो ऊपर की संख्या का गुणा ऊपर की संख्या से करेंगे, तो 2 का गुणा 7 से करेंगे तो 14 आ जाएगा। 7 का गुणा 1 से 7 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम 3 के बटे भी 1 लिखेंगे और इसमें भी हम ऊपर नीचे 7 का गुणा करेंगे। इस प्रकार से आपको करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो 3 का गुणा 7 से करेंगे तो 21 आ जाएंगे, 7 एकम 7 आ जाएंगे। इसी प्रकार से 4 में भी हम 4 के बटे सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, इसमें भी हम 7 का ऊपर नीचे अंश व हर में गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है उससे आपको एक ज़्यादा लेना है। जैसे हमें 6 ज्ञात करना, तो 6 में यदि हम 1 जोड़ेंगे तो 7, तो 7 का हम इसमें ऊपर नीचे गुणा करेंगे, इस संख्या में भी हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे, और इस संख्या में भी हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे। इसके बाद यहाँ पर यदि गुणा करें तो 4 का गुणा 7 से करेंगे 28 आ जाएंगे, और 7 एकम 7 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की संख्या सभी जगह समान है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, लेकिन ऊपर की संख्या अलग अलग है। यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 21, यहाँ पर 28 है। तो 14 के बाद कौन सी संख्या आती है? 15 आती है, 16, 17, 18, 19, 20। तो इन संख्याओं को हम लिख सकते हैं। और 21 के बाद 22 आती है, 23, 24, 25, 26, 27। इस प्रकार से हम संख्याओं को लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप आसानी से बहुत सारी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए 2, 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। तो 14 के बाद कौन सी संख्या आती है? 15 आती है, 16 आती है, 17 आती है, 18 आती है, 19 आती है और 20 आती हैं। आप चाहें तो इसके बाद की भी लिख सकते हैं। 21 के बाद 22 आती है, 23, 24, 25, 26 और 27। इस प्रकार से संख्याएं लिख सकते हैं, लेकिन इनके बीच की संख्याएं लिखना है। अब सभी के बटे में कितने हैं? 7 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 हैं, तो इनके बटे भी हम 7 लिखेंगे। 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7 और 20/7। तो इस प्रकार से 6 परिमेय संख्या हो जाएंगी, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अतः आप लास्ट में लिख भी सकते हैं कि अतः 2, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या इस प्रकार से हो जाएंगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसके अथवा का क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित के हर का परिमेयकरण कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा का क्वेश्चन है इस प्रकार से दिया गया, तो हमें इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, 1 करनी के अंदर 7 - 2 दिया गया। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 7 में से यदि हम 2 को घटा दें तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। तो इस प्रकार से 1 करनी 5 का हमें हर का परिमेयकरण करना है। तो हर का परिमेयकरण हम कैसे करते हैं, नीचे जो भी संख्या है, नीचे यहाँ पर करनी 5 है तो करनी 5 का हम ऊपर व नीचे गुणा करेंगे, अर्थात अंश व हर में हम करनी 5 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, इस प्रकार से आपको लिखना है हर का परिमेयकरण करने पर। तो जब भी हम हर का परिमेयकरण करते हैं, यदि नीचे इस प्रकार से एक संख्या, तो इस संख्या का हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं, अर्थात अंश व हर में हम गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 करनी 5 को जहाँ के तहाँ लिखेंगे, इसमें हम करनी 5 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, इसे ही हम हर का परिमेयकरण कहते हैं। जब हम गुणा करेंगे तो ऊपर की संख्या का गुणा हम ऊपर की संख्या से करेंगे। तो करनी 5 का गुणा 1 से करेंगे और 1 का गुणा किसी भी संख्या से होता है तो वही की वही संख्या आ जाती है। तो यहाँ पर करनी 5 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं करनी 5 का गुणा हमें करनी 5 से करना है। तो यदि हम रफ में इसको समझें तो समान करनी है तो करनी के अंदर संख्या आ जाएंगी, 5 × 5 आ जाएंगे। इसके बाद जोड़ी बन जाएगी तो करनी से संख्या 5 बाहर आ जाएगी। तो नीचे करनी 5 का गुणा करनी 5 से करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। इस प्रकार से यही आंसर हो जाएगा करनी 5/5। तो इस प्रकार से आप आसानी से हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 है। इस प्रकार से परिभाषाएं पूछी गई हैं 2-2 अंक में कि परिमेय संख्या क्या है, इसकी अथवा में पूछा गया है अपरिमेय संख्या क्या है। तो सबसे पहले आप परिमेय संख्या को समझ लें, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे यदि हम उदाहरण से समझें 2/5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह जो है P/Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में संख्या है। तो ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं या फिर व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। इस प्रकार से आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई है तो पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और करनी वाली संख्या जिनका वर्गमूल नहीं होता, जैसे करनी 5 है तो करनी 5 एक अपरिमेय संख्या, करनी 3 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। और दशमलव वाली संख्या है जिनका दशमलव प्रसार अनंत तक होता है। इस प्रकार से संख्याएं अनंत तक जाती हैं, इस प्रकार की संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर हम परिभाषाओं को लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से परिभाषाओं को लिखा है कि परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q अर्थात अंश बटे हर, ऊपर की संख्या अंश कहलाती है, नीचे की संख्या हर कहलाती है, तो अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यदि आप उदाहरण भी लिख सकते हैं कि 3/5, 4/3, बहुत सारी बटे वाली संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। इसके बाद अपरिमेय संख्या की ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और ऐसी करनी वाली संख्या जिनका वर्गमूल नहीं होता, जैसे करनी 5, करनी 3, पाई और दशमलव वाली संख्या जिनका दशमलव प्रसार अनंत तक होता है, तो इस प्रकार की संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो इन परिभाषाओं को आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन 2 अंक 3 अंक में पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले आपको एक द्विघातीय समीकरण दिया गया, द्विघातीय बहुपद दिया गया इस प्रकार से 12x वर्ग - 7x + 1 दिया गया। तो गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करते हैं, आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो हम लास्ट की संख्या का गुणा हम x वर्ग के गुणांक के साथ करते हैं। तो लास्ट में कितना है, 1 है, तो 1 का गुणा हम x वर्ग के गुणांक के साथ करेंगे। x वर्ग का गुणांक यहाँ पर 12 है, तो हम 12 के साथ करेंगे, तो गुणा करने पर कितना आएगा, 12 आएगा। अब 12 के कौन कौन से गुणनखंड होते हैं, 3 × 4 होते हैं, या इसी का उल्टा लिखें 4 × 3 होते हैं, या फिर 6 × 2 होते हैं, या फिर 2 × 6 होते हैं। इसी प्रकार से 12 × 12 होता है, या फिर 1 × 12 होता है। केवल इतने ही गुणनखंड होते हैं।
अब इसके बाद बीच वाला पद जो है डिसाइड करता है कि इनमें से कौन सा यहाँ पर गुणनखंड हम लेंगे। इस वाले पद की जगह हमें इसके 2 पद लिखना है, माने 7x की जगह हमें इसके 2 पद लिखना है। कितना चाहिए? ऋण का 7x चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम दोनों संख्याओं को ऋण का ले लें, ऋण का 3x ले लें और ऋण का 4x ले लें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जोड़ने पर कितने हो जाएंगे? ऋण के 3x और ऋण के 4x ऋण के 12 हो जाएंगे। और गुणा करने पर कितना चाहिए? 12 एकम 12 चाहिए। तो यहाँ पर 3 का गुणा 4 से करेंगे, ऋण 3 का गुणा ऋण 4 से करेंगे, तो यहाँ पर प्लस 12 भी आ जाएंगे, क्योंकि गुणा में संख्या क्या हो जाती है? इस प्रकार से माइनस माइनस में प्लस हो जाता है, माइनस माइनस का प्लस होता है। तो 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 12 भी आ जाएंगे, और यहाँ पर जोड़ने घटाने पर ऋण के 7x भी आ जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले पद को आपको जहाँ की तहाँ लिखना है। 12x वर्ग को हमने जहाँ की तहाँ लिखा, ऋण 7x की जगह हम इसके 2 पद लिख सकते हैं, ऋण के 3x ऋण के 7x। तो हमने लिखा ऋण के 3x ऋण के 4x, और लास्ट की संख्या को आपको जहाँ की तहाँ लिखना है। इस प्रकार से सबसे पहले आपको करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने पद हैं? 2 पद यहाँ पर हैं और 2 पद यहाँ पर हैं। कितने पद आ चुके हैं? 4 पद आ चुके हैं। अब इसके बाद आपको 2-2 पदों में से उभयनिष्ठ संख्या को कॉमन लेना है, जो दोनों पदों में हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन 2 पदों में से हम उभयनिष्ठ संख्या को कॉमन लेंगे और इन 2 पदों में से उभयनिष्ठ संख्या को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर 12x वर्ग है, 12x वर्ग को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 गुणे 4 लिख सकते हैं। और x वर्ग का मतलब क्या होता है कि x इंटू एक्स। इसके बाद 3x को हम जहाँ की तहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर इन 2 पदों में से यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है। तो हम 3x को कॉमन लेंगे। तो यहाँ से यदि हम 3x को कॉमन ले लें तो कोष्टक के अंदर बची हुई संख्या बचेगी। तो 3x को जब हमने कॉमन लिया तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। एक x तो कॉमन आ चुका है, 1x बचेगा, तो यहाँ पर 4x बचेगा। माइनस चिन्ह जा के था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3x पूरा का पूरा कॉमन आ चुका है। तो जब पूरी की पूरी संख्या कॉमन आ जाती है तो यहाँ पर क्या बचता है? 1 बचता है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखें, यहाँ से हम माइनस चिन्ह को जहाँ की तहाँ लिखेंगे। यहाँ पर 4x है और प्लस 1 है, तो कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। और जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है तो एक यहाँ पर उभयनिष्ठ माना जाता है, एक कॉमन माना जाता है। अब इसके बाद जब माइनस चिन्ह भी हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर ऋण का 4x है, तो अंदर धन का 4x बचेगा, और धन का 1 है तो माइनस से गुणा होगा तो ऋण का 1 आ जाएगा। इस प्रकार से अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 2 जगह है, तो हम इसको एक बार लिखेंगे। 4x1 को हमने एक बार लिखा, एक कोष्टक में लिखा। इसके बाद हम बची हुई संख्याओं को एक कोष्टक में लिख देंगे। तो 3x माइनस 1 को हमने दूसरे कोष्टक में लिखा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएंगे? यह गुणनखंड हो जाएंगे। आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, बहुत ही इजी है इनको निकालना। इसके बाद इसके अथवा के क्वेश्चंस को आपको स्वयं ही कर लेना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, यह 3 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है कि सीधे गुणा किए बिना 103 इंटू 104 का मान ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में भी इस प्रकार से पूछा गया, सरल कीजिए या सीधे गुणा किए बिना इसका मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएं तो सबसे पहले आपको इसको 2 भागों में इस प्रकार से बना लेना है, 2 भागों में यहाँ पर बांट लेना है। तो जब भी 100 से ज़्यादा होता है तो 100 में हम कितना जोड़ें कि 103 हो जाएं, और 100 में कितना जोड़ें कि 104 हो जाएं। और यहाँ पर यदि 100 से छोटी संख्या होती तो हम क्या करते? 90 में जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर 100 से संख्या क्या है? बड़ी है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर आपको लिख लेना है 103 इंटू 104। अभी यहाँ पर हम 103 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि 100 में हम कितना जोड़ें कि 103 हो जाए, तो 100 में यदि हम 3 जोड़ दें तो 103 हो जाएगा। तो 103 को हम 100 प्लस 3 लिख सकते हैं। इसके बाद इंटू आ जाएगा, और जब हम 2 कोष्टक लगाते हैं तो बीच में इंटू माना जाता है। 104 को हम कितना जोड़ें? 100 में कितना जोड़ें कि 104 आ जाए, तो 100 प्लस 4 इस प्रकार से आपको लिखना है। यदि यहाँ पर 90 होता, मान के चले यहाँ पर 96 होता तो 100 माइनस करते, 100 में से हम इसको घटाते, लेकिन 100 से जब बड़ी संख्या होती
होती है तो 100 में आपको जोड़ना है। तो 100 में हमने 3 जोड़ा तो 103, इसको हमने इस प्रकार से 100 + 3 लिखा, इनटू बीच में माना जाता है 104 को हमने 100 + 4 लिखा। अब इसके बाद एक सरसमीका होती है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएं तो एक सरसमीका होती है, इसकी सहायता से आप आसानी से गुणा कर सकते हैं। तो जो सरसमीका होती है x धन a इंटू x धन b बराबर होता है x वर्ग प्लस होता है a + b इंटू x होता है प्लस a इंटू b होता है। इस प्रकार से इस सरसमीका की सहायता से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम तुलना करें तो x का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पर भी x का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। a की जगह a का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और b का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि आप तुलना करें तो यहाँ पर आप लिखेंगे, इसके बाद आपको तुलना करना है। चूँकि हमें x का मान चाहिए, a का मान चाहिए और b का मान चाहिए इस फार्मूला में, तो हम तुलना करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x की तुलना 100 से हो गई, यहाँ पर भी x की तुलना 100 से हो गई। तो x का मान कितना होगा, 100 होगा। इसके बाद a की तुलना 3 से होगी तो a का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x की तुलना 100 से होगी तो x का मान तो 100 ही होगा। b की तुलना 4 से होगी तो b का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब हमारे पास x का मान आ चुका है, a का मान आ चुका है और b का मान आ चुका है। इस सूत्र में हम रखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट गुणा किए बिना इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यदि मान रखें तो इस प्रकार से x की जगह हम x का मान कितना रखेंगे, 100 रखेंगे और वर्ग को हम जांघिता लगाएंगे, प्लस चिन्ह जांघिता। a की जगह a का मान कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 है, प्लस चिन्ह आएगा। b की जगह b का मान 4 है तो हमने 4 लिखा, x को हमने जांघिता लिखा। या फिर x की जगह आप x का मान यहाँ पर 100 रख दें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, प्लस चिन्ह जांघिता a इंटू b। तो a की जगह a का मान 3 आएगा, इंटू यहाँ पर गुणा का चिन्ह आ जाएगा, b की जगह b का मान 4 है। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें 100 का वर्ग निकालना है। और जब भी आपको इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दिया जाए कि हमें 10 का वर्ग निकालना होता है तो 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है। तो एक को तो जांघिता लिखा, 0 पर कितने की घात है, 2 की घात, तो 0 को 2 बार लिखा। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 0 पर कितने की घात है, 2 की घात है, तो यहाँ पर कितने बार 0 आ जाएंगे, 100 का वर्ग कितना हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम निकालें तो 100 का वर्ग हमें निकालना है तो 100 को हम 2 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से 1 का गुणा 1 से आ जाएगा, 2 0, 2 0, यहाँ पर कितने 0 आ जाएंगे, 4 0। तो इस प्रकार से 100 का वर्ग कितना होता है, 10,000 होता है। तो यहाँ पर कितने 0 आ जाएंगे, 4 0 आ जाएंगे, प्लस चिन्ह जांघिता। 4 और 3 यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे, इंटू में यहाँ पर हम 100 को जांघिता लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्लस चिन्ह जांघिता, 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएंगे। इसके बाद 10,000 को हमने जांघिता लिखा इस प्रकार से, प्लस चिन्ह जांघिता। 100 का गुणा 7 से कर दें या 7 का गुणा 7 से कर दें तो कितने आ जाएंगे, 700 आ जाएंगे, प्लस 12 जांघिता। इसके बाद यहाँ पर यदि हम इनको जोड़ दें तो कितने आ जाएंगे, यहाँ पर 0 0 और 2 2 आ जाएगा। इसके बाद 0 0 और 1 1 आ जाएगा। इसके बाद तीसरा अंक जोड़ेंगे तो 0 7, यहाँ पर 7 आ जाएगा। चौथा अंक यहाँ पर क्या है, 0 है तो 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 10,712 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को इस विधि से सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसके अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 104 को इस प्रकार से लिखना है, 100 + 4 लिखना है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। इस प्रकार से 110 को आप 100 + 10 लिख सकते हैं। इसके बाद आप इससे तुलना करेंगे तो x का मान तो 100 आ जाएगा और यहाँ पर a की जगह a का मान 4 आ जाएगा, b का मान 10 आ जाएगा और आप इस फार्मूला में रख देंगे और इसको आप सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित को सरलतम रूप में लिखिए। इस प्रकार से आपको सरलतम रूप में लिखना है। इस प्रकार से आपको इसको और छोटा करके लिखना है। सरलतम रूप मतलब और आपको सरल करके संख्या को लिखना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चनों को सरलतम रूप में लिखना है। तो 20/28 है,
तो 20/28। यदि हम 4 में यहाँ पर 20 भी आता है और 28 भी आता है तो 4 से यदि हम कैंसिल करें तो 4 पंचे 20 होगा और 4 साते 28 होगा। तो इसका सरलतम रूप कितना हो जाएगा, 5/7 होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है 60/70। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 से यदि हम इसको कैंसिल करें या फिर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6/7 हो जाएगा। इसका सरलतम रूप 6/7 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया 68/70। तो इसको यदि हम 2 से डिवाइड करें तो 2 तियाँ 6 होगा, 2 चौके 8 होगा, 34 आ जाएगा और 2 का भाग 70 में करेंगे तो 35 आ जाएगा। तो 34/35 का सरलतम रूप हो जाएगा। इसके बाद चौथे क्वेश्चन में यहाँ पर 3 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद इसके अथवा के क्वेश्चन में निम्न का मान ज्ञात कीजिए। 24 का 1/4, 64 का 1/4 और 100 का 5वां भाग। तो हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अथवा वाले क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले आ नंबर का जो क्वेश्चन है 24 का 1/4 और का अर्थ आपको ध्यान रखना, का अर्थ क्या होता है, गुणा होता है। तो हमने का की जगह गुणा लगाया, 1/4 को हमने जा के ता लिखा। इसके बाद 4 से यदि हम इसको कैंसिल करें, 4 का यदि हम 24 में भाग करें तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4 होगा और 4 4 24 हो जाएगा। 6 का गुणा 1 से करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन है 64 का 1/4। तो का की जगह हम गुणा लगाएंगे, 1/4 को हम जाके ता लिखेंगे। इसी प्रकार से 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 होगा, बचेंगे यहाँ पर 2 हो जाएंगे 24, 4 4 24। तो आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया 100 का 5वां भाग। तो का की जगह हम गुणा लगाएंगे, 5वां भाग का अर्थ क्या है, 1/5। 5 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो 5 एकम 5 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 0 जाके ता जाएगा। 20 का गुणा 1 से करेंगे तो 20 एकम 20। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 3 अंक में पूछे गए हैं, इसलिए आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है जो कि 4 अंक में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सरल कीजिए। करनी 5 प्लस करनी 2 का वर्ग दिया गया है। इसके अथवा में दिया गया है 1/करनी 5 प्लस करनी 2 के हर का परिमीकरण कीजिए। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पर हम लिख लेते हैं, करनी 5 प्लस करनी 2 का वर्ग दिया गया। तो वर्ग का अर्थ क्या होता है, इसको हम 2 बार लिखेंगे। जैसे यदि 10 का वर्ग होता है तो 10 का वर्ग हम कैसे निकालते हैं, 10 को हम 2 बार लिखते हैं और गुणा करते हैं। इसी प्रकार से हम करनी 5 प्लस करनी 2 को 2 बार लिखेंगे और गुणा करेंगे। तो हमने लिखा करनी 5 प्लस करनी 2, इसको हमने 2 बार लिखा क्योंकि 2 की घात है, यहाँ पर वर्ग दिया गया है, इंटू में यहाँ पर करनी 5 प्लस करनी 2। अब इसके बाद हम गुणा करेंगे। तो जब हम गुणा करते हैं तो करनी 5 का गुणा हम इन दोनों संख्याओं के साथ करेंगे, फिर प्लस चिन्ह लगाएंगे। इस करनी 2 का गुणा भी हम इन दोनों संख्याओं के साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम करनी 5 को इन दोनों के साथ लिखेंगे। तो करनी 5 को हमने प्लस करनी 5 प्लस करनी 2 के साथ लिखा, बीच में प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लगाएंगे। करनी 2 का गुणा हम इन दोनों के साथ भी करेंगे। तो सबसे पहले हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, करनी 2 का गुणा हम करेंगे करनी 5 से और प्लस करनी 2 से। अब इसके बाद जब गुणा करेंगे तो करनी 5 का गुणा करनी 5 से करेंगे। तो यहाँ पर यदि आप रफ में समझें, जब भी समान करणियों का गुणा होता है इस प्रकार से तो 5 गुणित 5 आ जाएंगे, जोड़ी बन जाएगी तो संख्या जो है करनी से बाहर आ जाएगी। तो करनी 5 का गुणा करनी 5 से होगा तो संख्या करनी से बाहर आ जाएगी, 5 आ जाएगा। प्लस चिन्ह जाके था, करनी 5 का गुणा करनी 2 से होगा इस प्रकार से। तो समान करणियों का गुणा होता है, करनी 5 का गुणा करनी 2 से करेंगे तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे, यहाँ पर करनी 10 आ जाएगा इस प्रकार से। अब इसके बाद प्लस चिन्ह जागे था, करनी 2 का गुणा हम 5 से करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम करनी 2 का गुणा करनी 5 से करेंगे तो इस प्रकार से करनी के अंदर संख्या आ जाएंगी, क्योंकि समान करनी है। तो 2 का गुणा 5 से होगा तो करनी 10 आ जाएंगे इस प्रकार से, यहाँ पर भी करनी 10 आ जाएंगे। अब इसके बाद करनी 2 का गुणा करनी 2 से करेंगे और समान करणियों का गुणा जो होता है करनी से संख्या बाहर आ जाती है। तो करनी 2 से करनी 2 का गुणा करेंगे तो 2 बाहर आ जाएंगे इस प्रकार से। करनी 2 का गुणा करनी 2 से करेंगे तो करनी 2 गुणित करनी 2 आ जाएंगे, जोड़ी बन जाएगी, करनी से संख्या बाहर आ जाएगी। तो करनी 2 का गुणा करनी 2 से करेंगे, संख्या 2 बाहर आ जाएगी। इसके बाद अंक को हम जोड़ सकते हैं, 5 और 2 कितने हो जाएंगे, जोड़ने पर 7 हो जाएंगे। प्लस चिन्ह जाके था,
यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 करनी 10 और 1 करनी 10, यहाँ पर 1 माना जाता है लेकिन लिखा नहीं जाता है। यदि यहाँ पर 2 करनी 10 लिखा होता तो 2 को लिखा जाता है, लेकिन 1 को नहीं लिखा जाता है। तो 1 करनी 10 और 1 करनी 10 कितने हो जाएंगे? 2 करनी 10। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर हमें 1/करनी 5 प्लस 1/करनी 2 के हर का परिमीकरण करना है। 4 अंक का क्वेश्चन है, आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर आपको लिख लेना है। तो क्वेश्चन में दिया गया है 1/करनी 5 प्लस करनी 2 दिया गया है, और क्वेश्चन में पूछा गया है हर का परिमीकरण कीजिए। तो जब भी आपको इस प्रकार से नीचे 2 संख्या दी जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कुछ चिन्ह को बदल देना है। जैसे यदि यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह की जगह हम माइनस चिन्ह लगाएंगे, और करनी 5 माइनस करनी 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हर का परिमीकरण करने पर, इस प्रकार से आपको लिखना है हर का परिमीकरण करने पर। तो हम हर का परिमीकरण कैसे करते हैं? सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया संख्या, यहाँ पर हम संख्या को जांघिता लिखेंगे। करनी 5 प्लस करनी 2 को हमने जांघिता लिखा। अब इसके बाद यहाँ पर हमें इसका गुणा ऊपर नीचे करेंगे, लेकिन यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे। यदि यहाँ पर धन चिन्ह है तो धन की जगह क्या आ जाएगा? ऋण चिन्ह आ जाएगा। यदि यहाँ पर ऋण चिन्ह होता तो हम धन चिन्ह लगाते। तो इस प्रकार से हम इसका ऊपर नीचे गुणा करेंगे, लेकिन धन चिन्ह की जगह हम क्या लगाएंगे? ऋण चिन्ह लगाएंगे। तो हमने लिखा करनी 5, धन चिन्ह की जगह हमने ऋण चिन्ह को लगाया। तो करनी 5 माइनस करनी 2, इसी प्रकार से नीचे भी हम करनी 5 माइनस करनी 2 का गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, केवल आपको चिन्ह को बदल देना है। यदि प्लस चिन्ह है तो आपको माइनस चिन्ह का गुणा करना है ऊपर नीचे, और यदि यहाँ पर माइनस चिन्ह होता तो हम प्लस का गुणा करते। तो इस प्रकार से हमने करनी 5 प्लस करनी 2 को हमने जांघिता लिखा, इसका गुणा हम ऊपर नीचे करेंगे। तो यहाँ पर हमने देख सकते हैं करनी 5 माइनस करनी 2 का गुणा किया इस प्रकार से। अब गुणा करेंगे तो 1 का गुणा किसी भी संख्या से करते हैं तो वही की वही संख्या आ जाती है। तो करनी 5 माइनस करनी 2 ऊपर जांघिता आ जाएंगे, नीचे यहाँ पर एक सरसमीका बन जाएगी। यहाँ पर इस प्रकार से सरसमीका होती है, यदि a प्लस बी और a माइनस बी, इस प्रकार से 2 ब्रैकेट हो और बीच में प्लस चिन्ह हो माइनस चिन्ह हो, तो इसकी जो सरसमीका होती है a² ऋण b² होती है। तो a का मान यहाँ पर करनी 5 है, यहाँ पर करनी 5 है, b की जगह b का मान करनी 2 तो a वर्ग ऋण b वर्ग। तो यहाँ पर हम a का वर्ग लिखेंगे, यानी कि करनी 5 का वर्ग लिखेंगे, बीच में माइनस चिन्ह लगाएंगे। करनी 2 यानी कि करनी 2 का वर्ग लिखेंगे, क्योंकि b का मान यहाँ पर करनी 2 है तो करनी 2 लिखेंगे और वर्ग जांघिता लगाएंगे। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो ऊपर की संख्या को हम जांघिता लिखेंगे, करनी 5 माइनस करनी 2 को हमने जांघिता लिखा। करनी 5 का वर्ग समान करणियों का वर्ग जो है, करनी से संख्या बाहर आ जाती है। करनी 5 का अर्थ क्या है? करनी 5 को हम 2 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे तो 5 गुणित 5 आ जाएगा, 5 की जोड़ी बन जाएगी तो संख्या जो है करनी से बाहर आ जाएगी। तो इसका वर्ग कितना होगा? करनी 5 का वर्ग 5 होगा। माइनस चिन्ह जांघिता, करनी 2 का वर्ग कितना होगा? करनी 2 को हम 2 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे इस प्रकार से। तो समान करनी होगा, जो गुणा होता है आपको ध्यान रखना है, करनी से संख्या बाहर आ जाती है। तो करनी 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो ऊपर की संख्या को आपको जांघिता लिखना। करनी 5 माइनस करनी 2 को हमने जांघिता लिखा। 5 में से 2 को यदि हम माइनस कर दें तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हर के परिमीकरण आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जब भी आपको नीचे 2 संख्या दी जाए तो 2 संख्याओं के बीच में जो चिन्ह है, इस चिन्ह को हम बदल देते हैं। यदि प्लस चिन्ह है तो माइनस आ जाता है, यदि माइनस होता तो प्लस चिन्ह आ जाता, और इसका हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हमने सरसमीका को लगाया, इस सरसमीका के प्रयोग से हमने इसको सॉल्व किया। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा करनी 5 माइनस करनी 2/3, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, सरल कीजिए। इस प्रकार से 4 अंक के क्वेश्चन है, आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। पहला क्वेश्चन है 2 पर 2/3 की घात, इनटू में दिया गया 2 पर 1/3 की घात। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 11 पर 1/2 की घात, बटे में दिया गया 11 पर 1/4 की घात। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2 पर 2/3 की घात, इनटू में दिया गया 2 पर 1/3 की घात। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नीचे की संख्या होती है यह आधार होता है, ऊपर की संख्या क्या कहलाती है? घात कहलाती है।
तो आपने नियम पढ़ा होगा, जब भी इस प्रकार से a पर m की घात इंटू a पर n की घात हो, तो जब आधार समान हो, यहाँ पर a क्या है, आधार है, और इस क्वेश्चन में आधार 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो जब आधार समान हो और तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। a पर आधार जाके कहाँ आ जाएगा, घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, m प्लस n हो जाता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से इसमें आधार 2 है तो 2 जाके कहाँ आ जाएगा। जब भी आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, 2/3 आ जाएगा प्लस 1/3 आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 को हम जाके कहाँ लिखेंगे, 3 और 3 का एलसीएम 3 आएगा। इसके बाद 2 और 1 को हम जोड़ देंगे, तो इस प्रकार से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 पर 2/3 प्लस 1/3, इस प्रकार से घातें जुड़ जाएंगी। अब 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तो 3/3, 3 से 3 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगी, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 पर 1 की घात का मान कितना होता है, 2 होता है। तो इस प्रकार से 2 इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, तो दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है 11 पर 1/2 की घात है, बटे में यहाँ पर 11 पर 1/4 की घात है। तो यहाँ पर आपने एक नियम पढ़ा होगा, जो नियम होता है जब भी इस प्रकार से a पर m की घात हो, बटे का चिन्ह हो, a पर n की घात हो, जब आधार समान हो, इस प्रकार से आधार a और a है, जैसे यहाँ पर आधार 11 है, इस प्रकार से 11 और 11 आधार है, तो जब आधार समान हो तो बटे यानी कि भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार समान हो, लेकिन भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं जब आधार समान हो। तो a पर क्या आ जाएगी, m माइनस n की घात आ जाएगी। तो आधार को हम जाके ता लिखेंगे, आधार यहाँ पर 11 है, तो जब आधार समान हो तो जब बटे वाली संख्या हो, भाग में हो, तो घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। 1/2 में से हम 1/4 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 11 को हम जाके ता लिखेंगे। 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले यहाँ पर 2 है, तो आपको 2 की यहाँ पर गुणनखंड लिखना है, 2 का पहाड़ा लिखना है, 2 4 6 8 10, और यहाँ पर 4 है तो आपको 4 का पहाड़ा लिखना है, 4 4 दूनी 8 12 16 20। अब इसके बाद आपको ऐसी संख्या देखना है जो दोनों में हो। यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। तो सबसे पहले हमने 11 को जाके ता लिखा, 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। अब इसके बाद हम ऊपर की संख्या को जाके ता लिखेंगे, 1 को हमने जाके ता लिखा, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, नीचे की संख्या का भाग हमें नीचे की संख्या से करना है। तो 2 का भाग 4 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 का हम ऊपर गुणा करेंगे, माइनस चिन्ह जाके ता, 1 को हमने जाके ता लिखा, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। इसी प्रकार से इस संख्या का भाग हम नीचे की संख्या का भाग नीचे करेंगे, तो 4 का भाग 4 में 1 बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे, तो 11 पर कितने की घात आ जाएगी, 2 एकम 2 होगा, माइनस चिन्ह जाके ता, 1 का गुणा 1 से होगा तो 1 आ जाएगा, बटे में हम 4 को जाके ता लिखेंगे इस प्रकार से। तो 11 पर कितने की घात आ जाएगी, 2 में से 1 को यदि हम माइनस कर दें तो 1 आ जाएगा, 1/4। तो 11 पर 1/4 की घात आ जाएगी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद इसके अथवा के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है 125 पर 1/3 की घात, दूसरा क्वेश्चन है 64 पर 1/2 की घात। तो सबसे पहले हम 125 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो चूंकि लास्ट में कितना है, 5 है, तो हम 5 से भाग करेंगे, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। यहाँ पर कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, 25 हो जाएंगे, 5 25, 5 का भाग 25 में फिर जाएगा तो 5 25 हो जाएंगे, 5 एकम 5 होगा। तो 125 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 गुणित 5 गुणित 5। 5 कितनी बार है, यहाँ पर 3 बार है, तो 5 के ऊपर हम 3 की घात लगा सकते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 125 की जगह हम इस प्रकार से 5 पर 3 की घात लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 के ऊपर 3 की घात को लगाया, और 1/3 की घात पहले से है तो हमने 1/3 की घात को जांघिता लिखा। इसके बाद जो नियम होता है, यदि घात के ऊपर घात है, इस प्रकार से a के ऊपर m की घात है और यहाँ पर n की घात है, तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, m गुणित n आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर इनका गुणा हो जाएगा, तो 5 जाके ता आ जाएंगे,
3 की घात है और 1/3 की घात है, तो घातों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 3 गुणित 1/3 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 5 पर कितने की घात बचेगी, 1 की घात, तो 5 पर 1 की घात का मान कितना होता है, 5 होता है। 5 इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से हम 64 के जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 64 के ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले आप 2 से भी कर सकते हैं, या फिर 64 जो है 8 का वर्ग होता है, आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 64 है 8 का वर्ग 64 होता है, तो 64 की जगह हमने इसका 8 का वर्ग लिखा, 1/2 को हम जांघिता लिखें। इसी प्रकार से इसमें भी यही नियम लागू होगा कि जब घात के ऊपर घात होती है, ए पर m की घात है और n की घात है, तो घातों का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर 8 पर 2 की घात है और 1/2 की घात है, तो गुणा करेंगे, 2 का गुणा 1/2 से करेंगे, तो ऊपर नीचे समान संख्या है, कैंसिल हो जाएगी, तो 8 पर 1 की घात आ जाएगी। 8 पर 1 की घात का मान कितना होता है, 8 होता है। 8 इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है कि सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x वर्ग ऋण 2x के शून्यक हैं। तो हम कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले जो भी बहुपद दिया गया है इस बहुपद को हम px के बराबर मानेंगे। तो हम मानेंगे px बराबर x वर्ग ऋण 2x। इसके बाद हम x का मान सबसे पहले हम इस बहुपद में x की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, क्योंकि इस बहुपद में सभी जगह x दिया गया, इसलिए हम इसका पहला शून्यक जो दिया गया है x बराबर 2 रखेंगे। और इसमें हम रखने पर यदि इस बहुपद का आंसर कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो 2 है इस बहुपद का शून्यक है। इसी प्रकार से हम x का मान 0 रखेंगे इसमें x की जगह, और इसको हम सॉल्व करेंगे और इस बहुपद का आंसर यदि 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि जो 2 है और 0 है इस बहुपद के क्या हैं, शून्यक हैं। तो इस प्रकार से आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इस प्रकार से लिखा कि माना बहुपद, इस बहुपद को हमने px के बराबर माना है। आप चाहें तो किसी भी सिंबल के बराबर, किसी भी अक्षर के बराबर मान सकते हैं, जो कि बहुपद में सभी जगह x दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हमने x लिखा है। अब इसके बाद सबसे पहले हम 2 को चेक करेंगे कि जो 2 शून्यक दिया गया है इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो सबसे पहले हम x का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, और इसको हम सॉल्व करेंगे। यदि इस बहुपद का आंसर कितना आ जाए, 0 आ जाए सॉल्व करने पर, तो हम कह सकते हैं कि जो 2 है इस बहुपद का शून्यक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 2 बहुपद में रखने पर, या फिर बहुपद px में रखने पर। इस बहुपद में हम x की जगह x का मान 2 रखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है x बराबर 2 बहुपद px में रखने पर, तो p जाके था x की जगह कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, बराबर का चिन्ह जाके था, x की जगह कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, वर्ग जांघिता हमने लगाया, माइनस चिन्ह जांघिता, 2 को हमने जांघिता लिखा, x की जगह x का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, माइनस चिन्ह जांघिता, 2 का गुणा 2 से करेंगे, 4 आ जाएगा। तो 4 में से 4 घटाएंगे, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो 2 है इस बहुपद का शून्यक है। इसी प्रकार से जब हम x का मान 0 रखेंगे और 0 को हम चेक करेंगे क्या 0 भी इस बहुपद का शून्यक है या नहीं, तथा हम लिखेंगे x बराबर 0 बहुपद px में रखने पर, बहुपद px में रखने पर x की जगह हम इसका जो दूसरा शून्यक है 0 रखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने p को जांघिता लिखा, x की जगह x का मान 0 रखेंगे, बराबर चिन्ह जांघिता, x की जगह यहाँ पर हमें 0 रखा, वर्ग जांघिता लगाया, माइनस चिन्ह जांघिता, 2 को हमने जांघिता लिखा, x की जगह 0 रखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 0 का वर्ग 0 होता है, माइनस चिन्ह, 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जब हमने x का मान 2 रखा तो बहुपद का आंसर 0 आया है, और जब हमने दूसरा शून्यक 0 रखा, x की जगह x का मान 0 रखा तो भी यहाँ पर शून्य आया है। अतः हम कह सकते हैं कि जो 2 है और 0 है इस बहुपद के शून्यक है। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिखा कि अतः 2 और 0 बहुपद x वर्ग ऋण 2x की शून्यक हैं, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया था। इस प्रकार से हमने लिखा। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। 4 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है।
इसके बाद जो इसके अथवा का क्वेश्चन है कि बहुपद दिया गया है इस प्रकार से x घन माइनस ax वर्ग प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में इस प्रकार से बताया गया है कि एक बहुपद दिया गया है, इस बहुपद में हमें x माइनस a से भाग करना है। तो हम भाग करेंगे। तो सबसे पहले हमने इस प्रकार से इसको लिखा, हमें करना है x माइनस a से भाग करना है। किस में करना है? इस बहुपद में करना है। x घन माइनस ax वर्ग प्लस 6x माइनस a में करना है। तो भाग कैसे करते हैं हम? इसका पहला पद आपको लेना है और इसका पहला पद लेना है। तो x घन हमने लिखा, इससे हमें भाग करना है। तो भाग का अर्थ क्या होता है? बटे का चिन्ह होता है। बटे में हम x लिखेंगे, इसका पहला पद और इसका पहला पद। तो यहाँ पर जब भी आधार समान हो, यहाँ पर x आधार है, यहाँ पर x आधार है, तो भाग में घातें क्या होती हैं? घटती हैं। यहाँ पर 1 की घात है, तो 3 में से यदि 1 की घात को घटा दें तो x पर कितने की घात बचेगी? 3 माइनस 1 की, मतलब x पर 2 की घात बचेगी। तो यहाँ पर हम x वर्ग लिखेंगे। अब इसके बाद इस x वर्ग का गुणा हम इन दोनों के साथ करेंगे। तो x वर्ग का गुणा जब हम x के साथ करेंगे, x वर्ग का गुणा जब हम x के साथ करेंगे तो आधार समान है, तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। 2 की घात और यहाँ पर x पर 1 की घात मानी जाती है, तो 2 की घात और 1 की घात कितने की घात आ जाएगी? 3 की घात आ जाएगी। इसके बाद माइनस चिन्ह हम जाके तय लगाएंगे। x वर्ग का गुणा a के साथ करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ax वर्ग आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जब हम घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। नीचे वाले समीकरण के प्लस की जगह माइनस चिन्ह आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस चिन्ह आ जाएगा। अब प्लस माइनस यहाँ पर समान संख्या कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर माइनस का ax वर्ग है और यहाँ पर प्लस का ax वर्ग है, तो a भी कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। केवल यहाँ पर क्या बचेगा? 6x बचेगा और माइनस का a बचेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पर बचा है, यहाँ पर हमने लिखा 6x माइनस a लिखा। इसके बाद हम इसका पहला पद लेंगे और इसका पहला पद लेंगे। तो हमें x का भाग 6x में करना है। तो यहाँ पर हम 6x बटे कितना लिखेंगे? x लिखेंगे। तो x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 6 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 6। अब इस 6 का गुणा हम x के साथ भी करेंगे और 6 का गुणा a के साथ भी करेंगे। तो जब 6 का गुणा x से करेंगे तो 6x आएगा, प्लस और माइनस का माइनस चिन्ह आएगा। 6 का गुणा a से करेंगे तो यहाँ पर 6a आ जाएगा। इसके बाद नीचे जब भी हम घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस की जगह माइनस चिन्ह आएगा, माइनस की जगह प्लस चिन्ह आएगा। तो प्लस माइनस के 6x कैंसिल हो जाएंगे। माइनस का a है, प्लस के 6a है, तो 6a में से यदि हम एक a को माइनस कर दें तो कितने बचेंगे? 5a बचेगा। यही शेषफल का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में पूछा गया था कि यहाँ पर x घन माइनस ax वर्ग प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो शेषफल कितना हो जाएगा? 5a हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लास्ट में लिख भी सकते हैं कि आता है इस बहुपद में इस x माइनस a से भाग देने पर जो शेषफल होगा 5a शेषफल होगा। यही राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।